हेलो एवरीवन। आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है, जो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो एसडीएम के ऊपर जो बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, उससे रिलेटेड फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में बेसिकली आपको सपोर्ट मूवमेंट्स निकालना है, बेसिकली इस बीम को एनालाइज करना है। और एनालाइज का मतलब क्या होता है कि इसके सपोर्ट्स के मूवमेंट निकालना, बिकॉज जब हम इसके सपोर्ट्स के मूवमेंट फाइंड आउट कर पाएंगे, उसी के बाद इसकी वर्टिकल रिएक्शंस हम लोग निकाल सकते हैं और उसी के बाद हम इसका बीएमडी या एसएफटी ड्रॉ कर सकते हैं। सो एनालाइज करने का मतलब ही होता है कि सपोर्ट के मूवमेंट निकालना, रिएक्शंस निकालना और जो अननोन फोर्सेस यहाँ पे हैं उनको कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे हमको बोला गया है कि बेसिकली आपको क्या करना है कि एक कंटिन्यूस बीम है जिसका एक एंड फिक्स्ड है, फिर बीच में एक सिंपली सपोर्ट दिया हुआ है और फिर जो लास्ट एंड है वो भी फिक्स्ड है, और आपको इसको एनालाइज करना है विद द हेल्प ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। मींस एसडीएम की हेल्प से आपको इसको एनालाइज करना है। नॉर्मली बीम को एनालाइज करना ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर्स या लास्ट यूनिट की हम बात करें तो टीएमटी मेथड से, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, स्ट्रेन एनर्जी मेथड से, यूनिट लोड मेथड से हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ हम एसडीएम की बात करेंगे कि एसडीएम को किस तरीके से यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बिकॉज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आपके पीएससी वगैरह के या अदर जो एग्जाम की अगर हम बात करें, उसमें भी ये मेथड काफी रोल प्ले करती है। इससे रिलेटेड काफी कंडीशंस आपके पास वहां पे भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे तो हम आरजीपीबी के लिए पढ़ रहे हैं, बट इससे रिलेटेड कुछ डायरेक्ट कंडीशंस आपको वहां पे भी यूजफुल हो सकती हैं, राइट। तो थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे कि एसडीएम को कैसे अप्लाई करना है। तो जब भी आप एसडीएम से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहली बात ये दिमाग में याद रखें कि इसका पहला जो स्टेप होता है वो होता है फिक्स्ड एंड मूवमेंट कैलकुलेशन, जो आप ऑलरेडी एमडीएम में सीख चुके हैं। तो पहला स्टेप में तो हम यहाँ पे फिक्स्ड एंड मूवमेंट ही निकालेंगे, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरी स्टेप की जो हम बात करेंगे उसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो एसडीएम है उसको, थ्योरम को हम अप्लाई करें। और थर्ड स्टेप में हम जो बात करेंगे वो थर्ड स्टेप में हम बात करेंगे किसकी, तो वो थर्ड स्टेप में हम अप्लाई करने के बाद इक्विलिब्रियम की कंडीशंस अप्लाई करते हैं, जो जॉइंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिससे हमारे पास कुछ नई इक्वेशंस आती हैं और वो नई इक्वेशंस के बेसिस पे हमारे पास जो भी है वो अननोन्स को हम फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फिक्स्ड एंड मूवमेंट की बात करेंगे। तो कैसे निकलेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट फॉर स्पान ए बी। ए बी के ऊपर बात करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि जब हम ए बी की बात कर रहे हैं तो ए बी के ऊपर क्या है, कंसंट्रेटेड लोड लगा हुआ है। कंसंट्रेटेड लोड कहाँ लगा है, यहाँ से 2 मीटर पे, मतलब ये ए डिस्टेंस हो गया, यहाँ से आपका 4 मीटर पे है, मतलब ये बी डिस्टेंस हो गया, राइट। अब सबसे पहले हम कंसंट्रेटेड लोड देख रहे हैं और यहाँ पे जो कि वो सेंटर पे नहीं लगा है, इसेंट्रिक लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इसेंट्रिक की कंडीशन होती है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एम बार ए बी के लिए कंडीशन होती है माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का माइनस रहेगा, डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे 45 है तो 45 रहेगी, राइट। ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा, और बी की वैल्यू है 4 तो 4 हो जाएगा, और बी का स्क्वायर है मीन्स 4 का स्क्वायर कर दिएगा, डिवाइड बाय एल का स्क्वायर, एल कितना है 6, तो यहाँ पे कर दिए 6 स्क्वायर। सो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी -40 किलो न्यूटन मीटर। ये आपकी बात आई एम बार ए बी के, राइट। तो एम बार ए बी जब आपने कैलकुलेट किया तो कंसंट्रेटेड लोड आपने देखा, तो कंसंट्रेटेड लोड देख लिया। उस कंसंट्रेटेड लोड में आपका ए बी डिस्टेंस था जो सेंटर पे नहीं था, तो फॉर्मूला आपने ए बी डिस्टेंस वाला लगाया और उससे आपने यहाँ पे फिक्स्ड मूवमेंट निकाल लिया, -40 आपकी वैल्यू है। अब इसी तरीके से ए से बी के लिए निकला, और इसको आपने माइनस क्यों लिया, क्योंकि जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड लगेगा तो बीम को नीचे डिफ्लेक्ट करेगा, इसका मतलब यहाँ पे जो मूवमेंट डेवलप होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉक होगा, इसलिए मैंने इसको माइनस लिया। अब इसी तरीके से इसमें आप बी से ए के लिए निकालेंगे, मतलब कि एम बार बी ए, वो क्या हो जाएगा, प्लस में होगा, क्योंकि यहां से जब अपन बात करते हैं राइट हैंड साइड से तो ये डाउनवर्ड जाएगा, तो यहां जो मूवमेंट डेवलप होता है वो क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। इसका मतलब इसको प्लस में लेंगे, ये डब्ल्यू डब्ल्यू रहेगा, यहाँ पे ए बी वैसे ही आएगा, सिर्फ यहाँ पे ए का स्क्वायर होगा डिवाइड बाय एल का स्क्वायर होगा, राइट। और ये याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको बी का स्क्वायर करना था और यहाँ पे आपको ए का स्क्वायर करना है, यहाँ माइनस लेना था, यहाँ आपको प्लस लेना है, ये थोड़ा डिफरेंस रहेगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, 45 रहेगा, 2 रहेगा, इंटू 4 रहेगा, बट स्क्वायर किसका होगा, 2 का स्क्वायर होगा, डिवाइड बाय एल स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, +20 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी +20 किलो न्यूटन मीटर, ये बेसिकली आपके पास वैल्यू आएगी। तो ये फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकला फर्स्ट फॉर स्पान ए बी के लिए, ए से बी के लिए और बी से ए के लिए। अब जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, जिसमें हम बात करेंगे फॉर स्पान
किसकी बात करेंगे? बीसी की बात करेंगे। बीसी पे किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे फर्स्ट एम बार बीसी के लिए। बीसी पे कौन सा लोड है? यहाँ पे भी कंसंट्रेटेड लोड है। सेंटर पे यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड बिल्कुल भी सेंटर पे नहीं है। यहाँ से कितनी है? ए डिस्टेंस है। यहाँ से कितना है? बी डिस्टेंस है। ए की वैल्यू कितनी है? 3 है। बी की वैल्यू कितनी है? 1 है। डब्ल्यू कितना है? 48 है। और एल कितना है? 4 है। इसका मतलब यहाँ पे भी वही कंडीशन हो रही है जो ए बी स्पान पे थी। दैट मीन की फॉर्मूला भी क्या होगा? सेम वाला लगेगा। इसका मतलब बी से सी के लिए जब आप लगाएंगे माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, राइट। माइनस का माइनस रहेगा। डब्ल्यू यहाँ पे कितना है? 48 है। ए की वैल्यू कितनी है? 3 है। बी की वैल्यू कितनी है? 1 है। और स्क्वायर किसका है? बी का, डिवाइड बाय एल स्क्वायर। एल कितना है? 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से बी से सी के लिए वैल्यू आपके पास जो आएगी, बी सी की वैल्यू की बात करें तो ये आता है -9 किलो न्यूटन मीटर के बराबर। ये एम बार बी सी आ गया, या एम डस बी सी भी बोल सकते हैं आप इसको। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं नेक्स्ट मूवमेंट की। बी से सी की बात हो गई, सी से बी की बात करते हैं। दैट मीन कि एम बार सी बी की बात करें तो एम बार सी बी के लिए प्लस में फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाय एल स्क्वायर, राइट। यहाँ प्लस का प्लस, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 48, ए की वैल्यू कितनी है? 3, बी की वैल्यू कितनी है? 1, बट स्क्वायर होगा ए का, डिवाइड बाय एल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आएगा +27 किलो न्यूटन मीटर। ये बात हुई एम बार सी से बी के लिए। ये इसका फिक्स्ड एंड मोमेंट आ गया। तो यहाँ पे आपकी सिर्फ दो ही स्पान थी। पहली स्पान थी ए बी एंड बी सी। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट जो निकलेंगे वो ए बी और बी सी के लिए निकलेंगे। ये जो हमने निकाला वो बी सी स्पान के लिए निकाला। इससे पहले जो निकाला था हमने ए बी स्पान के लिए निकाला था। और कंडीशन लगेगी लोड के बेसिस पे, जैसे हमने एमडीएम में सीखी थी। उससे पहले मैंने उसकी पूरी कंडीशन बताई थी। फिक्स्ड एंड मूवमेंट के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, कैसे कैसे कब कब अप्लाई करते हैं, वो मैंने जब एमडीएम स्टार्ट किया था तब मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। तो आप वहां से जाके चेकआउट कर लीजिएगा कि किस कंडीशन के लिए, किस लोडिंग के लिए किस टाइप का फॉर्मूला यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड था और सेंट्रिक था, इसलिए हमने डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया। यहाँ से पहले माइनस लिया, फिर प्लस लिया, फिर बी से सी पे गए तो यहाँ पे फिर आएगा एंटी क्लॉक मतलब माइनस, और जब सी से बी पे आएंगे तो यहाँ फिर आएगा क्लॉक वाइज मतलब प्लस में मूवमेंट। और इस तरीके से फिक्स्ड मूवमेंट हमने निकाले। अब जो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की, जहां पे हमको अप्लाई करना पड़ता है एसडीएम की इक्वेशंस। नाउ स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं एसडीएम की जो इक्वेशन हम लोगों ने वहां पे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की थी, उस इक्वेशन को यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है? अप्लाई करना पड़ेगा। सो अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हमारा ए बी स्पान है, फर्स्ट स्पान है, तो हमने सबसे पहले ले लिया फर्स्ट फॉर स्पान ए बी के ऊपर अप्लाई मैं कर रहा हूँ। और ए बी पे भी मुझे कितने बार अप्लाई करना पड़ेगा? तो ए से बी के लिए एक बार अप्लाई करना पड़ेगा, फिर एक बार बी से ए के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ए से बी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन हम उसको क्या लिखेंगे? तो मूवमेंट एट पॉइंट ए बी, मतलब एम ए बी की बात कर रहे हैं, राइट। सो एम ए बी और कंडीशन। अब इक्वेशन मैंने आप लोगों को क्या बताई थी? तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, जैसे मुझे ए बी के लिए निकालनी है, ए बी के लिए लगानी है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ? उसी का फिक्स्ड मूवमेंट लेता हूँ, एम बार ए बी प्लस, फिर मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था आपसे कि 2EI बाय एल, ये कॉमन चलता है, फिर ब्रैकेट, फिर क्या करते हैं? फिर बात करते हैं कि आप ए से बी के लिए जा रहे हैं, मतलब पहले ए आ रहा है तो आप उसका ट्वाइस लेते हैं, किसका? थीटा ए का, राइट। या आप इसको आई ए भी लिख सकते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ बुक में आप जाएंगे तो कहीं रोटेशन को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, कई बार आप आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ और भी हो सकता है, तो जो भी होगा वो ले लीजिएगा। तो अपने यहाँ पे थीटा ए ले लिया, प्लस फिर कहां पे जा रहे हैं? बी पे जा रहे हैं, तो उसका स्लोप ले लेते हैं, थीटा बी आ जाएगा, राइट। उसके बाद और भी कंडीशन थी, और वो क्या थी? -3 डेल बाय एल भी था, बट मैंने यहाँ पे -3 डेल बाय एल नहीं लिया। वो क्यों नहीं लिया? बिकॉज अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो यहाँ पे कहीं पे भी मुझसे ये नहीं बोला गया है कि यहाँ कोई भी सपोर्ट सेटल डाउन हो रहा है। ए सपोर्ट भी सेटल डाउन नहीं हो रहा है, बी भी नहीं हो रहा है, सी भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सेटल डाउन की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब जो डेल था उसकी बात नहीं हो रही है, मतलब ये कितना हो गया? 0। इसका मतलब ये 0 हो गया, तो 3 डेल बाय एल भी क्या हो गया? 0 हो गया, तो वो यहां से हट जाएगा। तो जब सेटलमेंट की बात होगी और डेल की वैल्यू आपको दी रहेगी तभी -3 डेल बाय एल लेना है, अदरवाइज इसको नहीं लेना, राइट। सो ये इक्वेशन आपकी बन गई है। अब इसमें अपन अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के लिए एम ए बी को निकालना है, तो एम बार ए बी मतलब फिक्स्ड मूवमेंट ए बी के लिए जो आपने निकाला था। तो आपने कितना निकाला था? वो आपने निकाला था -40, तो आप -40 अप्लाई कर दीजिए। लास्ट स्टेप में चेक कर लीजिए, -40 था ए बी के लिए। अब इसके बाद अपन जाते हैं आगे, 2 का 2 हो जाएगा,
प्लस 2 रहेगा, ई रहेगा और आई भी रहेगा। क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आई की वैल्यू दी है आपको नहीं दी है, तो जो आई है वो आई रहेगा। अगर दिया रहता है लाइक यहाँ पे 2i दिया रहता तो मैं आई की जगह 2i लिख देता, अगर मुझे 3i दिया रहता तो मैं आई की जगह 3i लिख देता, बट कुछ नहीं दिया तो आई रहेगा डिवाइडेड बाय एल, और एल कितना है इसका 6 मीटर है, तो ये 6 आ जाएगा, राइट। अब इसी के बाद अपन आगे जाते हैं, ब्रैकेट 2 थीटा ए मतलब क्या है, रोटेशन एट पॉइंट ए। अब आप मेरे को बताइए, यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट है और फिक्स्ड पे कभी रोटेशन आता है क्या, फिक्स्ड पे रोटेशन नहीं आता। इसका मतलब कि थीटा ए की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। यहां पे रोटेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। और वो क्यों रहेगा, बिकॉज यहां पे मूवमेंट डेवलप होता है जो रोटेशन को क्या करता है, रोक देता है। तो कभी भी याद रखिएगा कि कोई भी फिक्स सपोर्ट पे हमेशा रोटेशन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसका मतलब ये फिक्स सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे रोटेशन थीटा ए कितना हो जाएगा, 0। तो थीटा ए की जगह 0 पुट कर दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्लस का, प्लस फिर क्या है आपका थीटा बी, या आप इसको आई बी भी बोल सकते हैं। तो थीटा बी मतलब बी पॉइंट पे आपका स्लोप या रोटेशन। तो बी क्या है, सिंपली सपोर्ट है ना, इसका मतलब यहां रोटेशन आएगा, यहां रोटेशन आएगा। ये याद रखिएगा, बी सिंपली सपोर्ट है, ज्वाइंट भी है। तो एमडीएम में मैं ये बोलता था कि जो ज्वाइंट होता है वो फिक्स्ड की जैसे बिहेव करता है। ये मैं बात एमडीएम में बोलता था, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में बोलता था, वो फिक्स्ड की जैसे बिहेव करता है। क्यों करता है, क्योंकि यहां पे भी मूवमेंट आता था, यहां पे भी मूवमेंट आता है, तो मूवमेंट दोनों पे आता है, इसलिए उसका बिहेवियर हम फिक्स्ड की जैसे मानते हैं। लेकिन जो रोटेशन है, ज्वाइंट पे भी रोटेशन आता है, सिर्फ फिक्स्ड पे रोटेशन क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब यहाँ रोटेशन आएगा, मतलब थीटा बी आपका क्या रहेगा, यहाँ पे अननोन रहेगा, मतलब आपको थीटा बी को अननोन लेके चलना, राइट। तो ये अपना वैल्यू पुट करने के बाद इस इक्वेशन को नॉर्मल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -40 प्लस 0 हो जाएगा, 2 से 3 को कैंसिल कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3 ई आई थीटा बी। ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एम ए बी के लिए, ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट बने। अब इसी तरीके से अपन बात करते हैं, सेकंड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, सेकंड मतलब किसके, बी ए के लिए। तो हम अप्लाई करेंगे अब एम बी ए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एम बार बी ए प्लस 2EI बाय एल ब्रैकेट 2 थीटा बी प्लस थीटा ए हो जाएगा, राइट। क्योंकि अपन बी से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ट्वाइस थीटा बी का लेंगे, और ए पे खत्म कर रहे हैं, मतलब थीटा ए है। अब एम बार बी ए आपने कितना निकाला था, तो एम बार बी ए अगर की बात करें तो वो आपने निकाला था कितना, वो निकाला था बी ए 20। तो यहाँ पे 20 पुट कर दीजिएगा, प्लस 2 का 2 रहेगा, ई का ई रहेगा, आई का आई रहेगा, एल यहाँ पे 6 है, वहां पे भी 6 था, तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, राइट। इसके बाद 2 थीटा बी आपका नोन रहेगा, पीछे बता चुका हूँ, थीटा ए क्या हो जाएगा 0, तो थीटा ए 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो ये लिखा जाएगा 20 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और या 2 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2/3 ई आई थीटा बी। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, किसके लिए, बी ए के लिए। क्लियर है। तो ए बी के लिए पे अप्लाई किया, फिर बी ए के लिए पे अप्लाई किया। इसको याद रखने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आप किस पे अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करते जाइए, बहुत सिंपल। अब इसी तरीके से सेकंड कंडीशन फॉर स्पान बीसी की बात कर लेंगे, यहाँ पे बीसी स्पैन पे अप्लाई करेंगे। अब बीसी पे अप्लाई करेंगे, इसका मतलब सबसे पहले क्या निकालेंगे, एम बी सी, बी से सी के लिए मूवमेंट चलेंगे। जब बी से सी के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसी का फिक्स्ड मूवमेंट एम बार बी सी प्लस 2EI बाय एल, राइट। उसके बाद बी की बात कर रहे हैं तो 2 क्या लेंगे, थीटा बी ले लेंगे, प्लस सी मतलब थीटा सी आ जाएगा, राइट। कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एम बार बी सी आपने कितना निकाला था, वो निकाला था आपने -9, प्लस का प्लस 2 का 2 रहेगा, ई आई की वैल्यू कुछ नहीं दी है तो वही रहेगा एल। अब बीसी स्पान पे एल कितना है आपके पास 4 मीटर, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ब्रैकेट 2 थीटा बी ही रहेगा प्लस थीटा सी। अब थीटा सी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि सी सपोर्ट भी यहाँ पे क्या आ गया, फिक्स्ड आ गया, ये फिक्स था ना, तो थीटा ए को आपने 0 लिया था, तो ये भी तो सेम है, इसका मतलब यहाँ पे भी थीटा सी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब ए पॉइंट का स्लोप आपका नोन नहीं है, सी पॉइंट का
आपका रोटेशन स्लोप वो भी अननोन नहीं है, सिर्फ अननोन क्या है, बी पॉइंट पे अननोन है, मतलब आपका जो अननोन यहाँ पे चलेगा वो थीटा बी की बस चलेगा, राइट। तो यहाँ पे ये भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे अपन थीटा सी की जगह जीरो पुट कर देते हैं। तो यहाँ जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी -9 प्लस 2 इंटू 4 से 4 कैंसिल, मतलब ई आई, और इसके बाद बचेगा थीटा बी। ये बचेगी इक्वेशन नंबर 3। थर्ड इक्वेशन बनेगी बी सी के लिए, बी से सी के लिए, ये थर्ड इक्वेशन बनेगी। अब इसी तरीके से फोर्थ इक्वेशन की अगर हम बात करें तो किसके लिए अप्लाई होगी, सी से बी के लिए, ठीक। तो सीबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्या करें, उसी का फिक्स्ड मूवमेंट लेते हैं, एम बार सीबी प्लस 2EI बाय एल, ब्रैकेट 2 कहां से चल रहा है, सी से, तो थीटा सी, प्लस कहां पे जा रहे हैं, बी पे, तो थीटा बी आ जाए। अब इस पर वैल्यू पुट करते हैं, तो एम बार सीबी आपने निकाला था, एम बार सीबी कितना निकला था, +27 प्लस 2EI एज इट इज, एल कितना है इसी स्पान पे, वही 4 रहेगा, मतलब 4 ब्रैकेट 2, थीटा सी क्या था 0 प्लस थीटा बी आपका रहेगा अननोन। तो यहाँ पे 27 का 27 प्लस 2EI ये 0 हो गया, थीटा बी 2 से 2 कैंसिल, मतलब 1/2 EI थीटा बी। ये बनी इक्वेशन नंबर 4 किसके लिए, एम सी बी के लिए, ये इक्वेशन नंबर 4। सो इस तरीके से हम इक्वेशंस को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने ए बी स्पान पे ए से बी के लिए अप्लाई कर दी, तो इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गई जो हमने यहाँ पे बनाई। इसके बाद हमने बी से ए के लिए अप्लाई कर दिया, जिससे हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल गई, वो ये मिल गई। फिर हमने बी सी स्पान पे गए, बी से सी के लिए अप्लाई किया, जिससे इक्वेशन नंबर 3 मिली, वो बी सी के लिए मिल गई। और फिर हमने सी से बी के लिए किया, जो लास्ट इक्वेशन मिल गई हमें, फोर्थ नंबर की इक्वेशन। अब ये नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास हैं, और ये सारी इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं तो सारी इक्वेशंस में अननोन की अगर आप वैल्यू देखिए तो क्या है, यहाँ पे आपके पास जो अननोन है वो थीटा बी है, EI थीटा बी है, इसमें आप देख लीजिए तो EI थीटा बी है, इसमें EI थीटा बी है, इसमें भी EI थीटा बी। अगर मुझे EI थीटा बी की वैल्यू मिल जाए तो वो वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मुझे फाइनल AB पे मूवमेंट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर सेकंड इक्वेशन में मैं EI थीटा बी की वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे BA का मूवमेंट मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं इसमें पुट करूंगा तो मुझे BC का मिल जाएगा, इसी तरीके से मुझे CB का मिल जाएगा, और इस तरीके से मुझे फाइनल मूवमेंट्स मिल जाएंगे इसमें। सो बेसिकली SDM में और MDM में अगर अपन डिफरेंस देखें तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से भी हम यही कर रहे थे, सपोर्ट मूवमेंट निकाल रहे थे, बट वहां पे क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में निकालते थे, वहां पे टेबल बनाते थे और कैरी ओवर ट्रांसफर होता था और उस तरीके से मूवमेंट निकालते थे। और यहाँ पे इक्वेशन अप्लाई की जाती है और उसके बेसिस पे निकाला जाता है। तो एमडीएम एसडीएम बेसिकली दोनों डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर ही आती हैं, बस थोड़ा सा जहाँ पे जो तरीका है वो अलग है। वहाँ पे टेबल के फॉर्म में हम फाइनल मूवमेंट निकालते थे, यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करके हम लोग फाइनल मूवमेंट निकालते हैं। सो अब इसमें आगे चलते हैं और हमें अब टारगेट क्या है, EI थीटा बी निकालना। तो EI थीटा बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज्वाइंट को कंसीडर करना पड़ेगा। सो अब बात करेंगे हम स्टेप नंबर 3 की, जिसमें हम लगाएंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन। नाउ स्टेप नंबर 3, जिसमें हम लोग क्या निकालने वाले हैं, फाइनल मूवमेंट्स निकालने वाले हैं, जो बेसिकली हमें इस मेथड की हेल्प से निकालने हैं एट सपोर्ट A, एट सपोर्ट B एंड एट सपोर्ट C। तो फाइनल मूवमेंट के लिए अभी लास्ट जो स्टेप हमने कवर किया वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको एसडीएम की इक्वेशंस को अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद वहां पे सिर्फ एक ही अननोन था, वो था EI थीटा बी के फॉर्म में। अगर मुझे EI थीटा बी मिल जाता है, वो सारी इक्वेशन में फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में वैल्यूज पुट करूंगा EI थीटा बी की, जिससे मुझे फाइनल मूवमेंट मिल जाएंगे A, B एंड C सपोर्ट के। तो अब उस EI थीटा बी को निकालना कैसे, जब ये अननोन्स आपके होंगे तो आप इनको निकालेंगे कैसे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फाइनल मूवमेंट के स्टेप लिखेंगे और इसमें क्या करिए, आप आपके बीम में जो भी ज्वाइंट होंगे आप उनको कंसीडर करिए। जो भी ज्वाइंट होंगे, ज्वाइंट मतलब जो सेंटर वाला सपोर्ट हो। तो वैसे तो यहाँ पे अगर देखें तो सिर्फ एक ही ज्वाइंट है, और उस ज्वाइंट का नाम क्या है, उस ज्वाइंट का नाम है बी। और ये ज्वाइंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बी ए मेंबर भी कनेक्ट हो रहा है और बी सी मेंबर भी कनेक्ट हो रहा है। या आप ऐसे जान सकते हैं कि बी एक वो सपोर्ट है या वो कंडीशन होती है जिसको हम ज्वाइंट बोलते हैं, जिसके लेफ्ट में भी सपोर्ट होता है जैसे कि यहाँ पे है, और राइट में भी सपोर्ट होता है जैसे कि यहाँ पे। तो सेंटर वाला जो सपोर्ट होता है उसको हम ज्वाइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, ज्वाइंट बी को कंसिडर कर। अब ज्वाइंट बी के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा, और ज्वाइंट बी पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब क्या है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं नंबर ऑफ टाइम्स आपको बता चुका हूं। एमडीएम मैंने जब बात की थी, मैंने आपसे टीएमटी की जब बात की थी, उससे पहले हमने जो मेथड्स की बात की उसमें हमेशा बताया है कि जो ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट के दोनों तरफ जो मूवमेंट है वो क्या करता है, बैलेंस करता है। ज्वाइंट मतलब सेंटर का सपोर्ट, मतलब जितना मूवमेंट इस तरफ होगा उतना इस तरफ होगा, तो ये बैलेंस करता है। ना इधर ज्यादा होगा ना इधर ज्यादा होगा, बिकॉज किसी भी तरफ ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाए। इसका मतलब जितना मूवमेंट की वैल्यू इस तरफ होगी
उतना ही मूवमेंट क्या होगा, इस तरफ होगा। इसका मतलब इन दोनों मूवमेंट को जब मैं सम करूंगा ना, ये क्लॉक है ये एंटी क्लॉक है और दोनों वैल्यू सेम है, तो सम करूंगा तो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो वही ज्वाइंट की कंडीशन हमें यहाँ पे लगा, और वो ज्वाइंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर चलता हूं तो मैं वी नो दैट कि ज्वाइंट बी पे एम बी ए प्लस एम बी सी, बी ए एम बी ए प्लस एम बी सी, मतलब ये वाला मूवमेंट और ये वाला मूवमेंट, इन दोनों को जब सम करूंगा तो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ये कंडीशन आपको ज्वाइंट पे लगा। अब इसमें क्या करिए, जो बी ए के नाम पे आपने इक्वेशन बना रखी है सेकंड नंबर की, और बीसी के नाम पे जो इक्वेशन बना रखी है वो कौन सी थी, थर्ड नंबर की। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, वो दोनों इक्वेशन को वहां से उठाइए और यहां पुट कर दीजिए। तो बी ए की जगह पे बी ए की इक्वेशन को पुट करते हैं, तो वो कितनी बनी थी, 20 प्लस और क्या था 2/3 ई आई थीटा बी, राइट। इसी तरीके से आपकी कौन सी थी नेक्स्ट, बीसी के लिए थी, बीसी के लिए क्या थी, -9 प्लस ई आई थीटा, यहां पे भी क्या था बी, थीटा बी, और ये इक्वेशन से कर दीजिए 0 से। और अगर अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे 20 और 9 ये कर दीजिए, तो कितना बचेगा 11 प्लस का 11 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2/3 ई आई थीटा बी, और क्या बचा प्लस ई आई थीटा बी, इक्वेट कर दीजिए इसको 0 से। अब क्या करिए, 11 तो यहीं रहेगा, 11 का 11 है, या 11 को उस तरफ भेज दीजिए, तो 11 अगर उस तरफ चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 2/3 ई आई थीटा बी प्लस ई आई थीटा बी, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। तो 3, अब ये 3 से 3 कैंसिल होगा तो ऊपर क्या बचेगा 2 ई आई थीटा बी, प्लस उसके बाद ये 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 3 रहेगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 3 ई आई थीटा बी, राइट। इक्वल में ये 11 उस तरफ चला गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 11। अब 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 और 2 क्या हो जाएंगे 5 ई आई थीटा बी, और ये 3 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -33, और यहां से ई आई थीटा बी इक्वल क्या हो जाएगा -33 डिवाइड बाय 5। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे जब 33 को तो आपके पास कितना आएगा 6.60 माइनस में किसका ई आई थीटा बी की वैल्यू। सो हमें जो अननोन चाहिए था ई आई थीटा बी, वो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिंगल ज्वाइंट था तो एक सिंगल इक्वेशन बनी, क्योंकि एक अननोन था, आपके पास अननोन यहाँ पे कितना था, एक था, इसलिए एक सिंगल ज्वाइंट की कंडीशन क्रिएट हुई। सिंगल ज्वाइंट से फाइनली जो फाइनल इक्वेशन बनी वो क्या बनी, सिर्फ एक इक्वेशन बनी, और उस एक इक्वेशन को हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, हम कैलसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ ज्वाइंट ज्यादा होते, 2 ज्वाइंट होते, तो इसका मतलब फाइनल इक्वेशन कितनी बनती, 2 बनती, मतलब नंबर ऑफ अननोन भी कितने होते, 2 होते। तो उसको फिर हम कैलसी से सॉल्व करते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये ई आई थीटा बी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जिसके लिए आपको ज्वाइंट को कंसीडर करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी पड़ेगी, और वो वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी जो आपने लास्ट इक्वेशंस बनाई। तो ई आई थीटा बी मिल गया है। अब मेरे को फाइनल मूवमेंट्स निकालने हैं, फाइनल मूवमेंट्स। तो फाइनल मूवमेंट्स कैसे निकालूंगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में चला जाता हूं सबसे पहले, और वहां इक्वेशन मैंने क्या बनाई थी, एम ए बी इक्वल, एम ए बी की इक्वेशन बनी थी वहां पे सबसे पहले। एम ए बी की कितनी बनी थी, तो वहां अपन देख लेते हैं। तो एम ए बी के लिए अपनी कंडीशन थी -40, और क्या था, तो -40 और था +1/3 इंटू क्या था, ई आई थीटा बी था। तो ई आई थीटा बी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, मेरे पास क्या वैल्यू है -6.60 पुट कर सकता हूं। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो एम ए बी मुझे मिल सकता है यहाँ से, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 से 6 को डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2.20, तो -2.20 इंटू 1, तो 2.20 रहेगा, और 40 में से आप उसको माइनस कर दीजिए। तो जब आप उसको 40 में से माइनस करेंगे तो ये भी माइनस में है, वो भी माइनस में, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो वैल्यू ए बी की वैल्यू कितनी आएगी
-42.20 किलो न्यूटन मीटर। ये फाइनल वैल्यू आएगी ए बी की। इसी तरीके से अब फ्रॉम नंबर 2 में चले जाइए। वहां पे आपने किसके लिए बनाया था? बी ए के लिए इक्वेशन बनाया था। तो बी ए की इक्वेशन क्या थी? तो बी ए की इक्वेशन थी प्लस का 20 प्लस 2/3 ई आई थीटा भी वहां पे भी था, तो इसकी जगह क्या जाएगा? -6.60। और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 3 से 2 को फिर डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा और 20 में से वो वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो बी ए की वैल्यू आपके पास फाइनली आएगी 15.60 किलो न्यूटन मीटर, और ये कहाँ में आएगी? प्लस में एम बी ए। तो ये बी ए का फाइनल मोमेंट आपके पास इस तरीके से निकल आएगा। इसी तरीके से अब आप चले जाइए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में। तो थर्ड इक्वेशन जो आपने बनाई थी वो बीसी के लिए बनाई थी। बीसी के लिए क्या इक्वेशन थी आपके पास? एम बी सी इक्वल -9 था आपके पास, फिर प्लस ई आई थीटा बी था। ई आई थीटा बी की जगह क्या पुट कर दीजिए? -6.60। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो बीसी की कंडीशन मिल जाएगी। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, मतलब क्या हो जाएगा? वेक्टर ही बेसिकली ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? मैंने क्या बोला अभी आपको यहाँ पे समझाया ना कि बी जो ज्वाइंट होता है, बी के लेफ्ट में जो वैल्यू आती है, मतलब ये वाली, उतनी ही वैल्यू राइट में आती है। डिफरेंस क्या होता है? ये प्लस की होती है, ये माइनस की होती है, तभी तो इनका जब सम करेंगे तो क्या होगा? 0 के बराबर होगा। इसका मतलब मेरी बी ए की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। बी ए कितना निकला मेरा? 15.60। इसका मतलब मेरा बीसी क्या आना चाहिए? 15.60, बट काय में आना चाहिए? बी से सी माइनस में आना चाहिए। जब तो समेशन करूंगा तो 0 होगा। तो अंडरस्टूड है कि बीसी की वैल्यू कितनी आएगी, इसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा बीए जितना है, मेरा बीसी भी उतना ही आएगा। तो इसको मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा? देखिएगा, सेम आ रहा है कितना? 15.60 किलो न्यूटन मीटर। तो बी और बीसी को जब सम करोगे, इसको और इसको सम करोगे, किसके बराबर होगा? ये 0 के बराबर होगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। और ऑलवेज ऐसा होता है, सिर्फ इस मेथड में नहीं होता, किसी भी मेथड की बात करोगे, अगर वहां पे ज्वाइंट है तो उसके दोनों तरफ की वैल्यू हमेशा क्या होगी? सेम होगी, तभी तो स्ट्रक्चर अपना स्टेबल होगा। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, एक पैन लेता हूँ, उसके ऊपर एक स्केल रख देता हूँ, अगर दोनों तरफ उसकी लेंथ बराबर रहेगी, वेट बराबर रहेगा, तो वो क्या करेगा? ऐसे स्टेबल हो जाएगा उसके। लेकिन अगर एक तरफ भी मैंने उसकी लेंथ कम कर दी और एक तरफ ज्यादा कर दी, तो वो स्केल क्या हो जाएगा? उस पैन के ऊपर से गिर जाएगा। क्यों गिर गया? क्योंकि वो अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस क्यों हो गया? क्योंकि एक तरफ लोड ज्यादा हो गया, एक तरफ कम हो गया। तो स्ट्रक्चर में भी यही होता है। तो इसलिए स्टेबल के लिए दोनों तरफ मूवमेंट क्या होते हैं? बैलेंस होते हैं। तो अब लास्ट इक्वेशन में जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सा? फोर्थ इक्वेशन में आप क्या निकालेंगे? एम सी से बी निकालेंगे। तो एम सी बी के लिए आपने जो कंडीशन बनाई थी, अब वो देखेंगे। सीबी के लिए आपने बनाई थी +27 था आपके पास, फिर क्या था? +1/2 और क्या है? ई आई थीटा बी। ई आई थीटा बी की जगह -6.60 कर दीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल मूवमेंट आएगा सी से बी के लिए 23.70 किलो न्यूटन मीटर। ये आपके पास फाइनल मूवमेंट है एमसीबी के लिए। एमसीबी इस तरीके से आपने पहले ई आई थीटा बी जो अननोन था वो निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन एट जॉइंट पी के ऊपर लगा के, और उसके बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट की, तो आपको एम ए बी का फाइनल मूवमेंट मिल गया ए से बी के लिए, फिर इसी तरीके से बी ए मिल गया, फिर इसी तरीके से बी सी मिल गया, और इसी तरीके से सी बी मिल गया। और आपका ये चेक भी हो गया कि जो बी ए की वैल्यू है वैसे ही बी सी की वैल्यू आ रही है, मतलब समेशन क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये चेक भी हो गया, इसका मतलब हमारी वैल्यूज क्या है? सही है। तो हमें इस तरीके से फाइनल मूवमेंट निकालना रहेगा। अब हम इसके बाद इसकी बात करते हैं, मूवमेंट्स मिल गए तो मूवमेंट्स की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? रिएक्शन। तो अब बात करेंगे हम स्टेप नंबर 4 की, जिसमें हम क्या निकालेंगे? वर्टिकल रिएक्शंस। नाउ स्टेप नंबर 4 की हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों को निकालनी रहती है वर्टिकल रिएक्शंस, राइट? जो अननोन सपोर्ट मूवमेंट थे एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी, वो मूवमेंट्स हमने निकाले। बट अब उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शंस भी निकाल सकते हैं जो लोड के अगेंस्ट यहाँ पे एक्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जो ए सपोर्ट है, यहाँ पे ये ए सपोर्ट है, यहाँ पे आप मान लीजिए कि वर्टिकल रिएक्शन कौन सा लग रहा है? वी ए लग रहा है। इसी तरीके से बी सपोर्ट पे आपका वर्टिकल रिएक्शन वी बी लगेगा, और सी सपोर्ट पे आपका वर्टिकल रिएक्शन वी सी लगेगा। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट वी ए वी बी वी सी इज द वर्टिकल रिएक्शन
एट सपोर्ट ए बी एंड सी, राइट। अब अपन को क्या करना है, अब मेरे को सबसे पहले वीए निकालना है। तो वीए निकालने के लिए मैं ऑलरेडी आपको नंबर ऑफ टाइम्स बता चुका हूं, जिसमें हमने लास्ट यूनिट जब कवर करी थी टीएमटी, एसडीएम और उससे पहले स्टे एनर्जी। रिएक्शन निकालने का तरीका अपना सेम ही है, इसमें अपन कोई चेंज नहीं कर रहे क्योंकि ये बेसिक सा कैलकुलेशन है। वो किसी भी मेथड में आप जाएंगे तो वो आपका सेम ही रहेगा। बीएमडी को ड्रॉ करना, एसएफडी को ड्रॉ करना, ये सब जो तरीके हैं वो बेसिक तरीके हैं, तो आप एक बार सीख लेंगे वो आप किसी भी मेथड पे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ जो सपोर्ट मूवमेंट कैलकुलेट जो हम लोग करते हैं, मूवमेंट जो निकालते हैं सपोर्ट के ऊपर, उनको निकालने के लिए मैथड्स बनाई गई। तो बेसिकली उनको निकालने की जो मैथड्स होती हैं, तो वो जब चेंज होती हैं तो आपका तरीका भी चेंज हो जाता है। बट रिएक्शन निकालना या बीएमडी बनाना या एसएफडी बनाना, इनका सबका जो तरीका होगा वो सेम है। तो यहाँ पे भी वैसे सेम तरीका हम लोग यूज करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले वीए निकालेंगे। तो वीए के बाद कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो बी के अबाउट मूवमेंट ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा नाउ टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी। और कहां से मुझे ए निकालना है, ए कहां पे होगा, मैं बी पे खड़ा हूं ना, तो ए कहां पे पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। इसका मतलब मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड से निकालो। तो इसका मतलब मुझे अब क्या करना है, बी पे यहाँ पे जाके खड़े हो जाना है और लेफ्ट में देखना है। यहाँ पे बी पे खड़े होके मुझे लेफ्ट में देखना है। तो लेफ्ट में क्या देखता हूँ, सबसे पहले ये दिखेगा मुझे, यहाँ से ऊपर की तरफ लग रहा है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से मेरे तरफ आएगा, कैसे घूम के आएगा, यहाँ से ऐसे घूम के आएगा। और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसका मतलब मैं यहाँ लिखूंगा प्लस का वी इंटू, मैं कहां पे खड़ा हूं, मैंने बी के अबाउट मूवमेंट लिया, इसका मतलब मैं बी पे खड़ा हूं, तो बी से ए के बीच में डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर, मतलब वी ए इंटू 6 हो जाएगा। इसी तरीके से फिर मैं आगे बढ़ा, मैं यहीं पे खड़ा हूं, इसके बाद मैंने वी ए ले लिया, फिर ये लोड लग रहा है 45 पे, कहां लग रहा है, नीचे की तरफ, मतलब नीचे मतलब कैसे घूम के आएगा, एंटी क्लॉक, मतलब माइनस का 45 इंटू 45 से ये डिस्टेंस कितनी है, 4 है, तो 45 इंटू 4 कर दिया। उसके बाद फिर आप यहीं खड़े रहिएगा। आपने क्या ले लिया, आपने ये वर्टिकल रिएक्शन ले ली, ये 45 का लोड ले लिया, आप यहाँ पे खड़े हैं। इसके अलावा आपको क्या दिखेगा, ये एंटी क्लॉक मूवमेंट जो लग रहा है, मतलब एम ए बी की वैल्यू, और एम ए बी आपने क्या निकाला था वो आप यहाँ पे ले लीजिए। तो एम ए बी की वैल्यू जो आपके पास निकली हुई थी वो कितनी निकली थी, तो आपने एम ए बी जो निकाला था -42.20 निकाला था, तो यहाँ लिख दीजिए -42.20। उसके बाद बी पे खड़े रहिएगा, आपको एक ये मूवमेंट दिखेगा, आप बी पे खड़े नीचे देखेंगे तो आपको एक ये भी तो दिखेगा, बी ए की वैल्यू। तो बी ए आपने क्या निकाला था, आप वो ले लीजिए। बी ए आपने निकाला था प्लस में 15.60, इसको ले लीजिए। आप यहीं खड़े हैं, सारी वैल्यूज आप ले चुके हैं, इसको इक्वेट कर दीजिए 0 से, बिकॉज समेशन ऑफ ऑल मूवमेंट इक्वल क्या होता है, 0। तो इक्वेट किया 0 से, तो यहां से आप जाएंगे और आप वी ए को कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास वी ए की वैल्यू आएगी, और वो वी ए आपके पास कैलकुलेट होकर आएगा 34.433, 34.433 किलो न्यूटन। इस तरीके से आप वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट ए निकाल सकते हैं, जो आपने वी ए निकाला। अब इसी तरीके से आप उनको वीवी निकालना है, तो वीवी निकालने के लिए नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा है, सी। तो इसका मतलब हम किसके अबाउट मूवमेंट लेंगे, नाउ टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट और सपोर्ट सी। अभी भी कहा देख रहे हैं, एल एच एस पे देख रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं। मतलब अभी अपन बी पे खड़े हुए थे क्योंकि अपन को वी ए निकालना था, बट अब मुझे वी निकालना है, तो नेक्स्ट क्या है, सी। तो इसका मतलब मैं सी पे खड़ा हूँ, और सी पे खड़े होकर कहा देखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अब मैं सी पे खड़ा हुआ, जब मैं यहाँ खड़ा हूं तो सबसे पहले तो मुझे ये वी ही दिखेगा ना, इसका मतलब ये आएगा और ऐसे घूम के उस तरफ जाएगा, मतलब प्लस का वी ए इंटू वी ए। आप कहां पे खड़े हो, सी पे, तो ए से सी की डिस्टेंस कितनी है, 6 ये है और ये 4 ये है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 6 + 4 मतलब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, या आप लिख दीजिए 6 + 4, राइट। अब आप सी पे खड़े रहिएगा, आपने ये वी ए ले लिया। इसके अलावा आपके बाद नेक्स्ट आएगा, तो इसके बाद ये 45 का लोड है, नीचे जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉक, ऐसे घूम के आएगा तो एंटी क्लॉक आएगा, -45। अब 45 से लेके सी तक की डिस्टेंस देख लीजिए, तो ये 4 है और प्लस ये 4 है, तो कितनी, 8 है। इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, -45 इंटू कितना, 4 + 4, 4 + 4, राइट, -45 इंटू 4 + 4, प्लस अब यहीं खड़े रहेगा आपका वीबी, ये ले लिया 45, अब वीबी लग रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर से ऐसे घूम के आएगा, मतलब क्लॉकवाइज, मतलब प्लस का वीबी इंटू वीबी जहां लग रहा है और आप सी पे खड़े हो, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 4, तो आप लिख दीजिएगा वीबी इंटू 4 हो जाएगा, राइट। अब इसी तरीके से आगे बढ़िएगा, सी पे ही खड़े रहिएगा अभी आप, आपने वीबी भी ले लिया, आप क्या लग रहा है, ये 48 का लोड भी तो लग रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब ऐसे आएगा एंटी क्लॉक, तो माइनस का 48 इंटू 48 से आप सी पे खड़े हो, तो 48 इंटू सी तक की डिस्टेंस कितनी दिख रही है आपको, 1 मीटर, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
अब आप सी पे खड़े हुए हैं, आपने ये वीए ले लिया है, आपने 45 ले लिया है, वीबी ले ली है, 48 भी ले लिया है, सारे लोड हो गए, रिएक्शन हो गई। अब क्या दिखेगा आपको? एक ये मूवमेंट दिखेगा एंटी क्लॉक या क्लॉक, जिस डायरेक्शन में आपने निकाला ये मूवमेंट दिखेगा, राइट? वो आपने कितना निकाला था? 42.20। उसके बाद आप यहाँ पे खड़े हैं सी पे, तो एक मूवमेंट ये क्लॉक दिखेगा और एक एंटी क्लॉक दिखेगा, बट ये और ये दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? जीरो। तो दोनों जब आ रहे हैं तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज सम करोगे तो जीरो ही हो जाएगा। फिर आप यहाँ खड़े हो तो एक ही मूवमेंट भी दिखेगा क्लॉकवाइज, मतलब आपको सीबी की वैल्यू भी लेनी पड़ेगी। इसका मतलब सबसे पहले आप ए की वैल्यू ले लो, तो ए पे आपने जो मूवमेंट निकाला था वो कितना निकाला था? -42.20। ये ए का मूवमेंट हो गया, मतलब एम ए बी की वैल्यू हो गई। और उसके बाद बी की लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बी की लेफ्ट की और राइट की मिला के वो जीरो ही हो जानी है। तो लास्ट ले लीजिए सी की वैल्यू। तो सी पे आपने जो मूवमेंट निकाला था वो निकाला था प्लस का 23.70, और फिर समीशन ऑफ मूवमेंट इक्वल जीरो होता है, तो इक्वेट जीरो से करिए। यहां से वी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी यहां से निकल गई थी, वो पुट कर दीजिएगा, तो पूरी इक्वेशन में वी बी अननोन रहेगा, तो वी बी निकल के आएगा 20.54 किलो न्यूटन। ये आ गई वी बी की वैल्यू। ये वी बी इस तरीके से निकलेगी, राइट? तो आपने यहां से वी ए निकाल लिया, वी बी निकाल लिया। अब एक लास्ट रिएक्शन बची है, वीसी निकालना। तो एक तरीका वीसी निकालने का तो ये है कि मैं टोटल वर्टिकल लोड का सम करूं, उसमें से वीए को माइनस कर दूं और वीबी को माइनस कर दूं, तो मुझे वीसी डायरेक्ट मिल जाएगा। एक छोटा सीधा सा तरीका है, लेकिन वो तरीका आपको कब अप्लाई करना है? जब बिल्कुल आपके पास टाइम बहुत कम है और 100% आप श्योर हैं कि आपकी वीए और वीबी की वैल्यू सही है। बिकॉज माइनस करके फिर जब निकालते हैं आप टोटल लोड से, तो फिर आप चेक नहीं कर सकते, बिकॉज वो रिमेनिंग दे देगा आपको वैल्यू, तो वो टोटल लोड के बराबर ही हमेशा होगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपको चेक करना है आपकी वैल्यू कि सही निकल रही है कि गलत निकल रही है, तो फिर क्या करिए, लास्ट वाली रिएक्शन को भी कैलकुलेट करके निकालिए, लोड में से माइनस करके मत निकालिए। तो कैलकुलेट कैसे करें? तो अब आपको वीसी निकालना है। अब क्या करिए, इसके बाद तो कोई सपोर्ट है नहीं, बट उससे पहले तो है। कौन सा सपोर्ट है? वी सपोर्ट इससे पहले पड़ेगा। तो अब अपन मूवमेंट ले लेते हैं, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी। लेकिन अब कहां से? मुझे बीसी निकालना है, मतलब मैं कहां से निकालूंगा? राइट हैंड साइड से निकालूंगा, मतलब आरएचएस, राइट? अब मैं वापस से बी पे खड़ा हो रहा हूं, बट अब बी पे खड़े होकर मैं लेफ्ट को नहीं देखूंगा, अब मैं किसको देखूंगा? राइट को देखूंगा, मतलब उस तरफ देखूंगा। तो सबसे पहले मुझे बीसी दिखेगा, जो कि ऐसे आ रहा है, मतलब ऐसे कौन सा डायरेक्शन हुआ? एंटी क्लॉक, मतलब माइनस बीसी यहाँ पे लिया जाएगा, तो माइनस बीसी इंटू, आप बी पे खड़े हो तो बी तक की डिस्टेंस देख लो, तो सी से बी तक की डिस्टेंस कितनी है? 4 मीटर है, राइट? तो आपने वो 4 ले लिया, प्लस बीसी लेने के बाद ये 48 है, नीचे जा रहा है, मतलब कैसे घूम के आएगा? क्लॉकवाइज, तो प्लस का 48 इंटू 48 से बी तक डिस्टेंस कितनी है? 3 मीटर, तो 3 ले लीजिए। अब बी पे ही खड़े रहेगा, आपने 48 ले ली, रिएक्शन ले ली, एक ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखेगा और एक ये एंटी क्लॉक मूवमेंट दिखेगा, राइट? तो एक क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉक मतलब जो आपने सी पे निकाला था, और सी पे जो आपने मूवमेंट निकाला था वो कितना निकाला था? वो निकाला था 23.70। तो यहाँ पे ले लीजिएगा प्लस का 23.70, और बी से सी का मूवमेंट भी लेना पड़ेगा, वो था -15.60। इसको इक्वेट जीरो से करिए और यहाँ से वीसी निकाल लीजिए। वीसी की वैल्यू आपकी आ रही होगी 38.025 किलो न्यूटन। फाइनली हमारी थर्ड रिएक्शन भी निकल। और मैंने जब राइट से लिया, कभी भी याद रखिएगा, जब मैं लेफ्ट की बात करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ, तो यहां से ऊपर आने वाले क्या होते हैं? क्लॉकवाइज। नीचे जाने वाले क्या होते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब मैं राइट साइड पे जाता हूं, मतलब मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ये उल्टा हो जाता है। यहाँ पे ऊपर आने वाले क्या होते हैं? एंटी क्लॉक हो जाते हैं, और नीचे जाने वाले क्या होते हैं? क्लॉक हो जाते हैं। तो राइट और लेफ्ट में ये जरूर ध्यान रखिएगा कि क्लॉक एंटी क्लॉक का डिफरेंस चेंज हो जाता है, कंडीशन आपकी चेंज हो जाती है, क्योंकि साइड चेंज होती है, राइट? तो आपने ये तीनों रिएक्शन निकाली। अब अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपकी रिएक्शन सही है कि गलत है, मतलब चेक अगर आपको लगाना है, तो चेक क्या बोलता है कि आपका टोटल जितना भी वर्टिकल लोड है, टोटल लोड इक्वल किसके होना चाहिए? वीए प्लस वीबी प्लस वीसी, तीनों रिएक्शन के सम के बराबर होना चाहिए। तो टोटल लोड आपका कितना है? टोटल लोड आपके पास आ रहा है, एक 45 है और एक 48 है। इसका मतलब एक लोड है 45 का प्लस दूसरा है 48 का, ये टोटल होगा किसके? वीए बीबी बीसी रिएक्शन के। तो 45 और 48 को ऐड कर लीजिए, तो 45 और 48 कितना होता है? 93 होता है। और ये वीए बीबी बीसी, वीए की वैल्यू 34.433, बीबी की वैल्यू 25.54 और बीसी की वैल्यू 38.02 है। जब इसको भी आप ऐड करें, अप्रॉक्स ये वैल्यू आपके पास आएगी 92.995,
मतलब अप्रोक्सीमेट कितना 93। तो ये भी 93 है और आने वाली रिएक्शन भी 93 है। इसका मतलब कि आपकी जो वैल्यूज निकली है रिएक्शन की वो बिल्कुल सही निकली है, क्योंकि वो लोड के बराबर हो रही है। क्योंकि जितना लोड लगता है वर्टिकल रिएक्शन उतनी ही लगती है। जैसे हम किसी चेयर पे बैठते हैं या हम किसी बेंच पे बैठते हैं तो हमारा जितना लोड उस पर जाता है उतनी ही रिएक्शन नीचे से आती है, तभी तो वो चेयर स्टेबल होती है। अगर एक भी वैल्यू बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, अगर मेरा लोड बहुत बढ़ गया और उतनी रिएक्शन नहीं आई तो वो चेयर टूट जाएगी मेरे लोड की वजह से। लेकिन अगर मैं बैठा हूं उस पर और रिएक्शन ज्यादा हो गई तो फिर क्या होगा, चेयर हवा में ऊपर आ जाएगी। राइट, तो दोनों हमेशा बैलेंस करती हैं। तो जितना लोड आएगा बीम पे उतनी ही वर्टिकल रिएक्शन आएगी, ना कम होंगी ना ज्यादा होंगी। तो यहाँ पे बराबर है, दैट मीन की स्ट्रक्चर स्टेबल है, दैट मीन की हमारी रिएक्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम रिएक्शन निकाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर नेक्स्ट की, जहां पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, बीएमडी और एसएफटी ड्रॉ करेंगे। नाउ स्टेप नंबर फिफ्थ स्टेप में हमें क्या ड्रॉ करना है। सो फिफ्थ स्टेप में हम लोगों ने जो मूवमेंट्स निकाले और जो रिएक्शंस निकाली वो हमें पता चल गया कि सपोर्ट ए पे कितना मूवमेंट आ रहा है या कितनी वर्टिकल रिएक्शन आ रही है, बी सपोर्ट पे कितना मूवमेंट आ रहा है, कितनी रिएक्शन आ रही है। सेम कंडीशन सी की हमें पता चल गई। बट अब इसका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना, जिसको हम बीएमडी बोलते हैं, बाइंडिंग मूवमेंट डायग्राम, जिसमें हम मूवमेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और फिर एक होता है एसएफडी, जिसको हम बोलते हैं शेयर फोर्स डायग्राम, जिसमें हम शेयर फोर्स के बारे में बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और इसी के बारे में क्यों देते हैं, क्यों सिर्फ बीएमडी की बात करते हैं, क्यों हम सिर्फ एसएफडी की बात करते हैं? बिकॉज जो हमारा बीम होता है, बीम पे जो फेलियर होने के जो चांसेस होते हैं, जैसे हम आरसीसी में जो बीम डिजाइन करते हैं उसमें जो फेलियर होने के चांसेस होते हैं वो नॉर्मली बाइंडिंग मूवमेंट से, शेयर फोर्स से या नॉर्मली डिफ्लेक्शन से फेल होता है। तो बेसिकली हम डिफ्लेक्शन के लिए एल/डी का रेशियो परफेक्ट कर लेते हैं तो डिफ्लेक्शन बच जाता है। बीएमडी के लिए आप इसमें जो लॉन्गिट्यूडिनल स्टील की रॉड्स लगाते हैं बीम में, वो अगर जितना मूवमेंट आ रहा है उस हिसाब से आपने लॉन्गिट्यूडिनल स्टील सही लगाया तो बीएमडी मतलब बेंडिंग मूवमेंट नहीं आएगा। और एसएफडी के लिए शेयर फोर्स के लिए रजिस्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसमें स्ट्रप्स लगाते हैं, रिंग्स लगाते हैं, जो आपने देखा होगा बीम पे लगाते हैं, ऐसे स्क्वायर स्क्वायर रिंग्स लगाते हैं जिसको स्ट्रप्स बोलते हैं, वो शेयर फोर्स को रजिस्ट करती है। तो इन्हीं की बात इसलिए होती है बिकॉज बीम फेल इन रीजन से होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसकी बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं बीएमडी को कैसे ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आप क्या करिए, जितना बड़ा बीम है ना आपके, उतनी बड़ी एक बेस लाइन ले लीजिए। आप एक बेस लाइन ले लीजिए, वो ये बेस लाइन मैंने ले ली, राइट, ये मेरी बेस लाइन होगी। अब इस बेस लाइन पे पॉइंट टिक कर लीजिए, ये एक ए पॉइंट हो गया, दूसरा ये बी पॉइंट हो गया और तीसरा ये सी पॉइंट हो गया। तीन सपोर्ट है तो इसका मतलब 3 पॉइंट ले लीजिए। 4 होते तो 4 ले लेते, 5 होते तो 5 ले लेते। तो यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने ले लिए। और सबसे पहले जब हम बीएमडी ड्रॉ करते हैं तो बीएमडी 2 डायग्राम से मिलकर बनाया जाता है। पहला होता है फिक्स्ड बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो मूवमेंट की वजह से बनता है, जो आपने सपोर्ट मूवमेंट निकाला। और फिर उसके बाद उसके ऊपर से बनता है फ्री बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो लोडिंग की वजह से बनाया जाता है। और फिर जाके फाइनल बनता है फाइनल बाइंडिंग, जिससे हमको फाइनल मूवमेंट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम फिक्स्ड बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो फिक्स्ड बाइंडिंग मोमेंट के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि आपने ए पॉइंट पे मूवमेंट कितना निकाला था। तो ए पॉइंट पे आपने कितना मूवमेंट निकाला था, -42.20 यहाँ पे आपने मूवमेंट निकाला। इसी तरीके से आपने बी पॉइंट पे कितना मूवमेंट निकाला था, तो बी पे निकाला था 15.60, जो कि लेफ्ट में प्लस में था और राइट में माइनस में था। ये प्लस में था और यहाँ माइनस में था। और इसी तरीके से सी पे मूवमेंट निकाला था, वो कितना निकाला था 23.70। और ये वैल्यू आपने किस में निकाली थी, पॉजिटिव, मतलब क्लॉकवाइज प्लस में निकाली। तो जो मूवमेंट्स आपने निकाले थे पहले मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब इस मूवमेंट को देखिए, जो ए मूवमेंट है वो क्या बोल रहा है कि ये माइनस में, माइनस मतलब एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक मतलब ये एरो इस बीम को कहां लेके जा रहा है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब ए सपोर्ट पे अगर आप खड़े हो और आपकी वैल्यू का है माइनस में, तो लाइन आपको ऊपर की तरफ बनानी है। और अगर वैल्यू प्लस होती तो लाइन नीचे की तरफ बनानी। तो माइनस है मतलब ये ऊपर लेके जाएगा, मतलब मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा। ये मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई और ये कितनी है 42.20, तो यहाँ लिख दूंगा 42.20। साइन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है ऊपर लाइन है मतलब माइनस की वैल्यू, तो साइन आपको यहाँ नहीं लिखना, राइट। तो ए के लिए लाइन बन गई, जो कि एक आपको रफ हैंड से बनानी है, अपने हिसाब से बना दीजिएगा कितनी बड़ी हाइट लेनी। अब उसके बाद बी पॉइंट पे आइए। बी पॉइंट पे आपका क्या है, एक क्लॉक मूवमेंट लग रहा है, एक एंटी क्लॉक लग रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो जब भी बी पॉइंट पे हो मतलब ज्वाइंट पे हो और पहली वैल्यू प्लस हो और दूसरी माइनस हो, इसका मतलब ये दोनों एरोस को कहां लेके जाएंगे, ऊपर की तरफ। मतलब लाइन जो बनेगी वो कहां बनेगी, ऊपर की तरफ। तो अपन यहां पे भी ऊपर की तरफ लाइन बनाएंगे। इसकी वैल्यू कितनी है 15.60। इस लाइन से छोटी लाइन है, क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो ये छोटी लाइन होगी। अब इसी में अगर मान के चलो ये माइनस होता है, ये प्लस होता, तो लाइन कहां जाती, नीचे जाती। बट अगर पहला प्लस दूसरा माइनस मतलब लाइन ऊपर जाएगी, तो ऊपर लाइन ड्रॉ कर। अब इसके बाद आ जाइएगा सी पॉइंट पे। सी पे भी क्या है, क्लॉकवाइज वैल्यू है, प्लस की वैल्यू।
तो यहाँ पे ये क्लॉक लग रहा है, मतलब ये एरो भी इसको कहाँ लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी आपको लाइन बनानी है ऊपर की तरफ, जो कि इससे बड़ी रहेगी क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है 23.70, बट इससे छोटी रहेगी क्योंकि इससे वैल्यू कम, राइट। तो यहाँ माइनस होती तो नीचे बनती, प्लस है तो ऊपर जाएगी। अब उसके बाद इसको स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, ये मिलाया, इससे ये मिलाया, ये बन के आपका तैयार हो गया कौन सा डायग्राम, फिक्स्ड बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो अपन ने बनाया है मूवमेंट की वजह से, ए बी सी पॉइंट। और इसमें याद रखने की कोई बात नहीं है, जैसे आप ये मूवमेंट याद रखे ना, इससे याद रखिए ना, ये एरो इसको ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर बनाना है। ये क्लॉक एंटी क्लॉक ये कहाँ लेके जा रहा है, ऊपर, तो ऊपर बनाना है। ये क्लॉक ये कहाँ लेके जा रहा है, ऊपर, तो ऊपर बनाना है। सिर्फ आपको ये डायरेक्शन ऐसे एरो याद होने चाहिए, राइट। अब इसके ऊपर फ्री बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, तो फ्री बाइंडिंग मोमेंट मतलब जो लोड की वजह से बनेगा, जैसे 45 का यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड में जा रहा है। और कंसंट्रेटेड लोड के लिए क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। पॉइंट लोड के लिए क्या बनाते हैं, ट्रायंगल। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से पढ़ा हुआ है। कंसंट्रेटेड लोड के लिए ट्रायंगल बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि वो ट्रायंगल शेप में फेलियर करेगा। तो ट्रायंगल बनेगा, तो अपन इसका ट्रायंगल बना देते हैं किस पॉइंट पे, जहां पे लोड लग रहा है, उसके बेसिस पे अपन ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे लोड लग रहा है 2 और यहाँ पे 4 पे, मतलब यहाँ कुछ, यहाँ एक पॉइंट लीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये लोड के नीचे के लिए लिया। अब आप ये सोचेंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि हाइट कैसे लेनी है, जैसे मैंने इससे ऊपर लिया है साइड को, इससे भी ऊपर लिया, तो मुझे कैसे पता कि ट्रायंगल यहाँ तक बनाना है। मैं यहाँ भी तो पॉइंट ले सकता था, मैं यहाँ भी तो ले सकता था, या मैं यहाँ भी तो ले सकता था। तो ये किस बेसिस पे लेना है, तो इसके लिए आपको इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी पहले। तो ये हाइट कैसे निकालेंगे, ये मैंने टीएमटी में निकालना सिखाया था। इसकी हाइट निकालनी है एसेंट्रिक पॉइंट लोड के लिए, तो निकालते हैं WAB/L से। W की वैल्यू है 45, A है 2 और B है 4 मीटर। इसको पुट करेंगे, डिवाइड बाय L करेंगे, L 6 मीटर है, तो ये हाइट आ रही है 60 किलो न्यूटन मीटर। इसका मतलब ये हाइट कितनी है, 60 है, तो 42 से तो ज्यादा होगी ना, इसका मतलब ऊपर तक जाएगा। इस बेसिस पे मैंने ये हाइट ली। अब इसी तरीके से आप इस पे आ जाए, यहाँ पे भी पॉइंट लोड कंसंट्रेटेड लोड है, मतलब यहाँ भी ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पे भी ट्रायंगल बनाता हूं मैं, तो मैंने यहाँ पे भी ये पॉइंट से ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट से ये पॉइंट लिया। अब बोलेंगे सर आपने यहीं क्यों पॉइंट लिया, इससे ऊपर क्यों नहीं लिया, नीचे क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसकी भी मैंने हाइट निकाल ली। इसकी कैसे निकाली, सेम कंडीशन है, मतलब सेम फॉर्मूला WAB/L। इसकी जो हाइट मैंने जब निकाली तो ये कितनी आ रही थी, 36 किलो न्यूटन मीटर। तो 36 क्या है, इससे थोड़ी सी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, बट इससे तो कम ही रहेगी ना, इसलिए ट्रायंगल की हाइट थोड़ी कम है। तो ऐसे रेफरेंस, पहला पॉइंट को रेफरेंस बना लीजिए और इसी रेफरेंस के बेसिस पे आप लेते जाइए। तो हाइट निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा पॉइंट किस पॉइंट पे लेना, अंदाज से ले लीजिएगा वैल्यू को कंपेयर करके। आपने लिया, उसके बाद जैसे ही आपकी ये वैल्यू निकल गई, उसके बाद हैचिंग करते हैं। हैचिंग किसमें करते हैं, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, इन दोनों के बीच में बस हैचिंग होती है, ऐसे, इसको बोलते हैं हैचिंग। हैचिंग मतलब रिजल्टिंग मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, इनके बीच में, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन इसके बीच में, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन इसके बीच में, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन इसके बीच में, और इसी तरीके से इसके बीच में। तो जो हैचिंग वाला पार्ट है वो क्या बता रहा है, फाइनल मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो खाली वाला एरिया है, ये कॉमन एरिया कहलाता है। कॉमन एरिया मतलब यहाँ पे मूवमेंट जो है वो क्या हो गया, कट गया आपस में। पहला जो डायग्राम बना फिक्स्ड बेंडिंग मूवमेंट, फिर बना आपका फ्री बेंडिंग मूवमेंट, उसमें वो कॉमन वैल्यू आ गई, तो वो आपस में क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। तो रिजल्टिंग वैल्यू ये है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इतना मूवमेंट आ रहा है, और वो मूवमेंट आप कहाँ लिखेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लिखेंगे। जैसे इस पॉइंट पे ये जो मूवमेंट है ये कितना आ रहा है, तो इसकी वैल्यू है 26.67। यहाँ पे क्या लिखेंगे ऊपर, 26.67। इसी तरीके से यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 14.325, 14.325। और इसको निकालना कैसे, तो इसको ऐसे निकालना है, इस पॉइंट पे 26.67 कैसे निकाला, इस पॉइंट पे खड़े हो जाएगी और इधर देखिए। तो जब इधर देखेंगे तो सबसे पहले ये रिएक्शन निकलेगी, लगेगी वर्टिकल VA, तो VA जाएगी क्लॉकवाइज, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का VA इंटू यहाँ से ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, तो कितनी है, VA इंटू ये डिस्टेंस कितनी है, 2, राइट। उसके बाद यहीं खड़े रहिएगा, यहाँ पे ये एंटी क्लॉक मूवमेंट है कितने का, -42.20। इसका टोटल कर लो, तो ये टोटल कितना आएगा, 26.67। VA पीछे निकाला। इसी तरीके से इसका मूवमेंट निकालना है, तो क्या करिए, यहाँ से रिएक्शन ले लीजिए। VC लग रही है एंटी क्लॉक, -BC इंटू ये डिस्टेंस कितनी है, 1, और प्लस 23.70 मूवमेंट को कर दीजिए, तो आपको ये मिल जाएगी 14.325। इस तरीके से आप ये वैल्यू इसको निकाल सकते हैं, जो फाइनल मूवमेंट। इसके अलावा इसमें साइन भी लिखना है आपको, तो कभी भी ये जो फिक्स्ड मूवमेंट वाली लाइन है ना, इसके नीचे नीचे माइनस होता है, जिसके ऊपर ऊपर प्लस होता है। ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये साइन भी लिख सकते हैं। इस तरीके से ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आ गया कि किस तरीके से मूवमेंट आपका वेरी कर रहा है। ये BMD है।
अब इसी तरीके से आप इसमें क्या निकाल सकते हैं, एसएफडी भी निकाल सकते हैं। एसएफडी मतलब शेयर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। तो अब इसी में अपन बनाते हैं इसका एसएफडी, शेयर फोर्स डायग्राम। इसके लिए भी क्या करिए, एक बेस लाइन ले लीजिए पहले, ये बेस लाइन ले ली मैंने, राइट। अब ये आपका पॉइंट ए हो गया, फिर आपका पॉइंट हो गया बी, और फिर आपका पॉइंट हो गया सी। अब एसएफडी जब बनाते हैं तो साइन कन्वेंशन आपका क्या चलता है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऊपर जाने वाले फोर्स को एसएफडी में पॉजिटिव लिया जाता है और नीचे आने वाले फोर्स को एसएफडी में नेगेटिव लिया जाता है। तो सबसे पहले फोर्स की बात हो रही है, यहाँ पे मूवमेंट की बात नहीं हो रही, इसका मतलब हम मूवमेंट की बात नहीं करेंगे, मूवमेंट हटा दो यहाँ, मूवमेंट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है जब आप एसएफडी बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, वीए लगेगा इस पॉइंट पे, वीए मतलब ऊपर के लिए वर्टिकल रिएक्शन है, वो कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। वीए लगेगा तो कहाँ जाएगा, वीए जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर जाने वाला क्या बोला मैंने, पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव लाइन कहाँ बनानी है, ऊपर बनानी है। मतलब सबसे पहले आपकी यहाँ पे एक ऊपर लाइन बनेगी, और इसकी वैल्यू कितनी है, 34.43, जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन थी। आपकी वीए की रिएक्शन जो थी वो कितनी थी, 34.43, और वो कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ मतलब ऊपर की लाइन बना ली, पहले आपको रिएक्शन देखिए। अब उसके बाद आपने ए पे खड़े होकर रिएक्शन को ले लिया, अब आप पीछे पीछे चलिए, अब बैक बैक ऐसे चलिए। तो जब यहां से आप बैक करना शुरू करेंगे तो आपके पास कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है, 2 मीटर तक आपको कोई लोड नहीं मिलेगा। 2 मीटर के बाद आप देखेंगे 45 का लोड नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब 2 मीटर तक कुछ नहीं है। तो 2 मीटर तक जब कुछ नहीं है तो स्ट्रेट लाइन चलेगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन। और 2 मीटर के बाद आप देख रहे हैं कि एक लोड 45 का, जो कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे मतलब माइनस। तो आपकी लास्ट वैल्यू कितनी थी, 34.43, उसमें से आप माइनस कर दिए किसको, अब जो लोड आया वो कितने का आया, 45। तो जब इसमें से 45 को माइनस करेंगे तो 45 जब इसमें से माइनस होगा तो वैल्यू बचेगी माइनस की, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस की 10.567, 10.567 बचेगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे आने के बाद वैल्यू आपकी क्या हो गई, माइनस। तो इसका मतलब इसको क्लोज कर दीजिए यहाँ से। अब माइनस हो गई तो नीचे की तरफ लाइन बनाइए और इसमें लिखिए माइनस कितनी है, 10 पॉइंट कितनी निकली, 567। अब जैसे 45 को ले लिया उसके बाद यहां पे खड़े हो गया, अब यहां से फिर पीछे पीछे बैक बैक करना शुरू करिए। तो यहां से आप कहां तक जाएंगे, 4 मीटर तक जाएंगे, आपको कोई लोडिंग नहीं मिलेगी, मतलब 4 मीटर तक स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो यहां से 4 मीटर तक आपकी लाइन ऐसी चलती जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन। अब ये बी पॉइंट पे आएंगे तो बी पॉइंट पे आप आके देखते हैं कि यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन वी लग रही है, जो कहां जा रही है, ऊपर। ऊपर जाना मतलब प्लस। तो अब ये जो वैल्यू निकली थी -10.567, इसमें प्लस कर दीजिए किसको, वीबी, ऊपर जा रही है, और वीबी की वैल्यू आपके पास क्या थी, वो इसमें प्लस कर दीजिए। तो प्लस कर देंगे इसमें वीबी की वैल्यू। तो जो वीबी की वैल्यू आप इसमें प्लस करेंगे तो वीबी की वैल्यू इसमें प्लस करने के बाद आपके पास रिजल्टिंग वैल्यू बचेगी 9.975, और काय की होगी वो, प्लस की। इसका मतलब इस पॉइंट पे आने के बाद वापस आप प्लस आ गए तो फिर आप ऊपर लाइन बनाएंगे और वो होगी 9.975, राइट। अब इसमें वीबी लेने के बाद फिर आप 3 मीटर तक चलेंगे, कोई लोड नहीं है, मतलब 3 मीटर तक वापस से स्ट्रेट लाइन, 3 मीटर तक वापस स्ट्रेट लाइन। और फिर जो 3 मीटर के बाद जाएंगे तो 9.97 के बाद आपका 48 का लोड नीचे जा रहा है, नीचे जाना मतलब माइनस, इसमें से माइनस कर देंगे 48 का लोड, 9.97 माइनस। तो जब 48 इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 38.025, और ये बचेगी काय की, माइनस की 38.025। इसका मतलब यहां से फिर क्लोज, क्योंकि अब माइनस में वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 38.025, और उसके बाद सी तक कोई लोडिंग नहीं है, मतलब स्ट्रेट जाएगा, और सी पे लाके इसको क्लोज कर दीजिएगा। और फिर आप चेक करिएगा कि जो सी तक आपकी वैल्यू आई, कितनी आई, 38.025, वो लास्ट रिएक्शन वीसी के बराबर होगी। आप चेक करिए वीसी की रिएक्शन कितनी है, 38.025। तो यहां से ये क्रॉस चेक भी हो जाएगा आपका कि जो वैल्यू लास्ट आपकी आती है वो लास्ट रिएक्शन या लास्ट अगर कोई लोड एंड पे लगा हो तो उसके बराबर आती है। तो यहाँ पे ये 38.025, टीसी रिएक्शन भी इतनी है, मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। यहाँ क्लोज, ये सी पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट था, ये आपका ए पॉइंट था। इसके बाद हैचिंग कर देंगे इसको, तो ये हैचिंग हो जाएगी। यहाँ पे ये पूरा हैच होता है बिकॉज यहाँ पे कुछ भी ओवरलैपिंग या कुछ नहीं है। ऊपर ऊपर वाला प्लस कर था तो ये प्लस कर दीजिएगा, नीचे वाला माइनस तो माइनस कर दीजिएगा। ये 9.975 है, मतलब यहाँ पे भी 9.975 आ जाएगा। ये 34 है, इसका मतलब ये भी 34.43 हो जाएगा। ये 10.56 है तो यहाँ पे माइनस का 10.5
67 हो जाएगा, बाकी 380258। तो ये बेसिकली आपका एसएफडी बन गया, शेयर फोर्स डायग्राम। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव मैक्सिमम शेयर है, उसके बाद सडनली आपका शेयर फोर्स साइन चेंज कर लेता है तो नेगेटिव हो जाता है, बी पे आने के बाद सडनली फिर साइन चेंज करता है तो पॉजिटिव शेयर फोर्स है, फिर नेगेटिव है। इस तरीके से शेयर फोर्स अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। और यहाँ पे मैक्सिमम 34.43 है और यहाँ मैक्सिमम इस एंड पे आके 38.025 के बराबर है। मैक्सिमम शेयर फोर्स यहाँ पे आपका इस तरीके से आएगा। तो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो इस तरीके से एसएफडी जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है उसको अप्लाई करते हैं, जिसमें पहला स्टेप फिक्स्ड एंड मूवमेंट, दूसरा स्टेप जिसमें आप एसडीएम की इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तीसरा स्टेप फाइनल मूवमेंट निकालने के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे ज्वाइंट के ऊपर, चौथे स्टेप में आप उसकी रिएक्शन निकालेंगे और पांचवें स्टेप में आप उसका पीएमडी और एसएफडी करेंगे। तो ये एक कंप्लीट कैलकुलेशन है, किसी भी एक कंटिन्यूअस बीम को आपको एनालाइज करना है तो इतने स्टेप्स बेसिकली आप लोगों को करने पड़ते हैं। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एक नेक्स्ट डिफरेंट केस लेंगे और हम उसमें बात करेंगे एसएफडी को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। सो थैंक यू सो मच।